हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने हसन निज़ामी से पहले तक का किया हुआ था। आज हमें हसन निज़ामी करना है। अबुल फजल बैहाकी तक हमने रिकॉर्ड्स पढ़ा हुआ था। हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, द क्राउन ऑफ एक्सप्लॉइट्स डील प्राइमरीली विद द हिस्ट्री ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. The author was an immigrant from Khurasan. He was born at Nishapur in an aristocratic family of repute. He writes that he never dreamt of travelling abroad until the troubles of his native country compelled him to seek a residence elsewhere. He came to Ghajini, made acquaintances with the courtiers of Sultan Muhammad Ghori and soon migrated to Delhi. यहाँ पर लिखा हुआ है कि हसन निज़ामी जो है ये एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हिस्ट्री लिखते हैं। और फिर हसन निज़ामी जो है वो एक्चुअली इमिग्रेंट थे, खुरासन से थे। ओरिजिनली इनका जन्म निशापुर में हुआ था और एक अच्छी खासी वेल रेप्यूटेड फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये अपने कंट्री से बाहर कहीं और सेटल होंगे, लेकिन जब कंट्री में प्रॉब्लम्स आ गए तो इनको मजबूरन सेटल होना पड़ा। ये गजनी आए और फिर धीरे धीरे सुल्तान मोहम्मद घुरी के कोटियर्स के साथ रिश्ता बना लिया और फिर बहुत ही जल्द दिल्ली भी माइग्रेट कर गए सुल्तान के लोगों के साथ। ही जॉइंट सर्विस अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, देन द वाइसरॉय ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद घुरी। तो मोहम्मद घुरी के बहुत सारे स्लेव्स थे। मोहम्मद घुरी, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये लास्ट इस्लामिक इन्वेडर थे जो बाहर से आकर अटैक कर रहे थे। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई थी इंडिया में। उसके बाद भी आएंगे इन्वेडर्स, बट ही वॉज द लास्ट सच इन्वेडर जिनसे दिल्ली सल्तनत से पहले। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हसन निज़ामी टुक अप राइटिंग ऑफ हिज बुक ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ऐबक इन 1205। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद घुरी के स्लेव थे, उनके ऑर्डर से ही हसन निज़ामी ने किताब लिखना शुरू किया। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी, ऐबक बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. इट नेचुरली एडेड टू द सोशल स्टेटस ऑफ द ऑथर एंड इनहांस द वैल्यू ऑफ हिज ऑफिशियल असाइनमेंट. अब क्योंकि इनको ऐबक ने ही किताब लिखने बोला था और अब ऐबक एक मेन रूलर बन गए मोहम्मद घुरी के डेथ के बाद, तो उसके बाद हसन निज़ामी के भी राइटिंग को एक वैल्यू ऐड हो गया और उनको थोड़ा ज़्यादा पैटर्नशिप मिलने लगा. द नरेटिव कमेंसेस फ्रॉम द ईयर 1191 to 92 when मोहम्मद घुरी इन्वेडेड इंडिया एज अ wounded tiger to avenge his defeat suffered previously at the hands of पृथ्वीराज III. इससे पहले क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज III काफ़ी फेमस है, इन पर मूवी भी बनी है रिसेंटली। तो दिल्ली के ये रूलर थे, दिल्ली और अजमेर रूल करते थे। तो एक बार बैटल ऑफ तराई फर्स्ट में 1191 के पास ही आसपास पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हरा दिया। अब इसी हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद घुरी दोबारा इंडिया आए और 1192 में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है। उसके बाद ऐबक के मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के बारे में बताया गया है जो 1192 से 1206 तक रहे। थ्रू हिज अचीवमेंट्स एज एन इंडिपेंडेंट रूलर फाइन मेंशन इन बेयर आउटलाइंस, बट उसको एज एन इंडिपेंडेंट रूलर उसके बारे में कम लिखा गया है और एज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घुरी उनके बारे में ज़्यादा लिखा गया है। ऑथर डज नॉट मेंशन आराम शाह बट डिस्क्राइब्स द इवेंट ऑफ इल्तुतमिश रेन अप टू 1270. इल्तुतमिश के आने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद स्लेव डायनेस्टी में आराम शाह आए। आराम शाह के बारे में इन्होंने कोई मेंशन नहीं दिया है। ताजुल मासिर इज अ मार्वेलस प्रोडक्शन इन मोर देन वन रिस्पेक्ट. इनकी जो बुक है ताजुल मासिर, ये बहुत ही अच्छी बुक है. इट इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल नरेटिव विच डील्स विद द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया. पहली हिस्टोरिकल नरेटिव है जो बताती है कि मुस्लिम रूल इंडिया में कैसे शुरू हुआ. इट डज अनटैक्स द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम दैट ऑफ गजनी. और फिर दिल्ली सल्तनत को ये सेपरेटली बताती है, गजनी के साथ टैग करके नहीं बताती है. सेंट्रल एशिया और इस्लाम, इन सबसे सेपरेटली दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री शुरू करती है. द यूजुअल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेनी अदर कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स. तो बाकी सारे कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स में गजनी से या सेंट्रल एशिया से या फिर इस्लाम से डिराइव किया गया दिल्ली सल्तनत को, बट ये सेपरेटली बात करती है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. इट्स मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज यूनिक मिक्सचर ऑफ अरेबिक एंड पर्सियन लैंग्वेजेस इन पोइट्री एज वेल एज प्रोज. The author starts in Arabic and all of a sudden switches over to Persian, which giving detail of certain events and again reverts to Arabic at his convenience. मतलब ये जो है ना, ये अरेबिक में भी लिख रहे हैं, फिर बीच में पर्सियन में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वापस से अरेबिक पर आ जाते हैं. A learned scholar and literary wizard, Hasan Nizami displays his command over both the languages. Expression is rich in vocabulary and juicy phrases. Similarly, the author was a good poet who could compose verses in both the languages with equal competence. ये काफ़ी अच्छा पोएम भी लिख लेते थे, अरेबिक में भी लिखते हैं, फिर उसके बाद पर्शियन में भी लिख लेते थे. Therefore, his prose passages are interspread with fine पीसेस ऑफ पोइट्री. तो इनके प्रोज में साथ साथ बीच बीच में पोइट्री भी डाली गई है, उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है ये, विच आर ऑफ लिटरेरी मेरिट इन देयर ओन राइट. और पोइट्री भी ऐसा नहीं कि बस डालने को डाल दिया, वो खुद में काफ़ी खूबसूरत है. द बुक कंप्राइजेज 12,000 लाइन्स of which about above 7,000 are in verse, both Arabic and Persian. Tajul Masir has some more unique features to its credit. It is partly history and partly fiction. तो ताजुल मासिर जो है उसको कहा जा रहा है कि ये हिस्ट्री और फिक्शन का मिक्सचर है. The author starts giving fantastic accounts of certain other subjects और characters in an eloquent style. बहुत ही ब्यूटीफुली ऑथर ने और भी कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. Not only this, Hasan Nizami introduces the style in the style of Panchtantra literature of ancient India. इनका जो लिटरेचर है वो पंचतंत्र से काफ़ी सिमिलर माना जा रहा है. अ सबॉर्डिनेट सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्शन विदिन वन लीडिंग सब्जेक्ट विच इंक्लूड क्वालिटीज ऑफ मिरर, रूल्स ऑफ चेस, नेचुरल एलिमेंट्स, सीजन्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वॉट नॉट. मतलब इन सारे टॉपिक पर इन्होंने बात किया हुआ है. टू अ मैन ऑफ लिटरेचर विद प्रोफिशियंसी इन अरेबिक एंड पर्शियन, द बुक ऑफर्स इंटरेस्टिंग रीडिंग. नो वंडर इट वॉज वेरी पॉपुलर इन द लिटरेरी सर्कल्स ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया. ये बुक काफ़ी पॉपुलर रही अर्ली मेडिवल इंडिया में, जो भी लिटरेचर को पसंद करते थे उनके बीच में. और शायद यही सब रीज़न है कि ये बुक पॉपुलर थी, क्योंकि इसने एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखा, अलग अलग टॉपिक पर बात किया और बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया.
हसन निज़ामी के बाद वी हैव दिस अनदर राइटर विच इज़ मिनहाजुस सिराज। ये जो है ये भी उनके ही तरह एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करते थे सेंट्रल एशिया के, और ये जो है मदर साइड से सुल्तान महमूद ऑफ गजनी से रिलेटेड थे, उनके रिलेटिव थे, और फादर जो है इनके वो अटैच थे टू द आर्मी ऑफ हिंदुस्तान अंडर मोहम्मद घुरी। तो पापा जो है वो मोहम्मद घुरी के आर्मी में थे, काजी थे, स्पिरिचुअल गाइड, और इनकी जो माँ थी वो मोहम्मद ऑफ गजनी के फैमिली से बिलोंग करती थी। मिनहाज हिमसेल्फ वॉज अ डिस्टिंग्विश स्कॉलर ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी एंड जुरिस्प्रूडेंस। तो मिनहाज को खुद भी इस्लामिक थियोलॉजी और जस्टिस की काफ़ी नॉलेज थी। ही रिसीव्ड अपॉइंटमेंट एज द प्रिंसिपल ऑफ फिरोजी मदरसा एट उच्च इन 1227 फ्रॉम नसीरुद्दीन कुबाचा हु वॉज देन इन रिवोल्ट अगेंस्ट दिल्ली। तो नसीरुद्दीन कुबाचा ने इनको 1227 में फिरोजी मदरसा में प्रिंसिपल के पोस्ट पर अपॉइंट भी किया। द वेरी नेक्स्ट ईयर उच्च वॉज रिकवर्ड बाय द रॉयल आर्मी लेड बाय सुल्तान इल्तुतमिश। और उस समय इल्तुतमिश और कुबाचा में लड़ाई भी चल रही थी, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट ईयर ही इल्तुतमिश ने क्या किया, उच्च पर अपना अधिकार जमा लिया। मिनहाजुस सिराज अकम्पनीड हिज ट्रेन टू दिल्ली एंड वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय सुल्तान। फिर ये दिल्ली आ गए और इनको सुल्तान ने पैट्रोनाइज किया। 4 years लेटर ग्वालियर वॉज रिकंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फ्रॉम द राजपूत्स। तो इसमें कह रहे हैं कि 4 साल बाद जो है ग्वालियर वापस से कॉन्कर कर लिया था इल्तुतमिश ने राजपूत, और फिर वहाँ राजपूतों से, और फिर मिनास को वहाँ का काजी और सदर अपॉइंट कर दिया था। जस्टिस, काजी का मतलब है जस्टिस ऑफ पीस, और सदर का मतलब है हेड ऑफ इक्लेसियल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, सारे रिलीजियस मैटर पर ये लोग बात करते थे, ये अपना जो भी जस्टिस होता था वो सुनाते थे। In 1228, we find him as the chief Qazi of Delhi on the deposition of Sultan Behram Shah. Minhaj resigned the post and migrated to Bengal, whose ruler had declared himself independent of Delhi. सुल्तान फिर उसके बाद 1228 में वो चीफ काजी भी बन गए दिल्ली के। फिर बाद में बहराम शाह, जब बहराम शाह का डिपोजिशन हुआ 1040 से 42 के बीच में, तभी उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया चीफ काजी ऑफ दिल्ली के पोस्ट से, और फिर बंगाल चले गए, जो कि दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट खुद को घोषित कर चुका था। He stayed at Lakhnauti for over 2 years as courtier of the regional ruler. Thereafter, he returned to Delhi and was immediately offered the principalship of नसीरिया मदरसा। उसके बाद फिर वो जो है लखनौती में कुछ समय तक रहे, और फिर उसके बाद वहाँ के रीजनल रूलर के कोटियर बन करके फिर उसके बाद वो वापस से दिल्ली आ गए, और दिल्ली वो आए तो नसीरिया मदरसा में उनको वापस से प्रिंसिपल बना दिया गया। मिनहाज became the chief कादी and सदर जहान of the state under सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के अंदर जो है मिनहाज चीफ काजी एंड सदर जहान बन गए, इनकी पोस्ट भी बढ़ गई। ही enjoyed the confidence of सुल्तान and his मालिक नायब बलबन। तो उनको नसीरुद्दीन महमूद और बलबन दोनों का ही सपोर्ट प्राप्त था। मिनहाजुस सिराज वॉज अ हिस्टोरियन पार एक्सेलेंस। ही प्रोड्यूस्ड एन इलेबोरेट हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इन द 23 स्मॉल बट कॉम्पैक्ट वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स। तो इन्होंने 23 वॉल्यूम्स की बुक लिखी जिसका टाइटल है तबाकत ए नासिरी, आफ्टर हिज रॉयल पैटर्न, और अपने पैटर्न के ऊपर नसीरुद्दीन महमूद और फिर बलबन के बारे में भी मेंशन्ड है। ही स्टार्ट्स विद द अकाउंट ऑफ द अर्लियर प्रॉफिट्स एंड एंसेस्टर्स ऑफ मोहम्मद लीडिंग टू द बर्थ ऑफ इस्लाम। ईच ऑफ हिज सब्सिक्वेंट बुक इज़ डिवोटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कैलिफ एंड मुस्लिम रूलर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़। तो वो शुरू करते हैं बर्थ ऑफ इस्लाम के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में जो मोहम्मद से पहले आए, फिर इस्लाम के अलग अलग कैलिफ और मुस्लिम रूलर्स के बारे में वो हमें बताते हैं। एंड पीरियड्स, वॉल्यूम 11 gives the history of Ghaznavids from सुबुक्तगीन to the death of खुसराओ मलिक। वॉल्यूम 11 में सुबुक्तगीन, खुसराओ मलिक, इनके बारे में बताया गया है। वॉल्यूम 17 डील्स विद द शंसबानी सुल्तान्स ऑफ घुर। फिर घुर के सुल्तान्स के बारे में बात की गई है। फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फैमिली टू 1215 तक की डिटेल्स दी गई है। व्हेन इट्स 22nd एंड लास्ट रूलर अलाउद्दीन सरेंडर्ड द टाउन ऑफ फिरोज कोह टू मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह। जब अलाउद्दीन, जो कि लास्ट रूलर थे घुर के, उन्होंने फिरोज कोह का शहर जो है मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह को भेंट दे दिया। Book 19 gives an account of Shanshabani Sultans of Ghazni from the period of Saifuddin Suri, who defeated Behram Shah Ghazni, to the Kutubuddin Aibak, who expelled Tajuddin Yildiz from Ghazni for a short while. बुक 19 में जो है
सैफुद्दीन सूरी के बारे में बताया गया है जो बहराम शाह को हरा देते हैं, और फिर इससे लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक तक की डिटेल दी गई है, और कुतुबुद्दीन ऐबक और यलदौज जो कि अनदर स्लेव ऑफ मोहम्मद घुरी थे। तो इन दोनों मोहम्मद घुरी के डेथ के बाद दोनों के बीच में काफ़ी बैटल टाइप हो गया, और फिर शॉर्ट वाइल के लिए गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक का वापस से राज हो गया। बुक 20 गिव्स द हिस्ट्री ऑफ ऐबक एंड हिज सन आराम शाह। बुक 20 में ऐबक और उनके बेटे आराम शाह की बात की गई है, नासिरुद्दीन कुवाचा की बात की गई है, बहादुरुद्दीन तुगरील की बात की गई है, एंड द फर्स्ट 4 रूलर्स ऑफ लखनौती, और पहले 4 लखनौती के रूलर्स की बात की गई है, एंडिंग विथ हसनुद्दीन गियाजुद्दीन who defeated and slain by इल्तुतमिश in 1226। हसनुद्दीन को एक्चुअली में इल्तुतमिश ने डिफीट कर दिया गया था। यहाँ पर बुक 20 एंड हो जाता है। बुक 21 रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली फ्रॉम इल्तुतमिश टू नासिरुद्दीन महमूद। इट कैरीज द नरेटिव टू 1215, the 15th year of Nasiruddin's reign, 1259 the 15th year of Nasiruddin's reign। तो नसीरुद्दीन के रूल के 15वें साल तक की नैरेटिव ये बताती है। बुक 22 कंटेन्स द बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ एमिनेंट कोटियर्स, मिलिट्री जनरल्स, प्रोविंशियल जनरल गवर्नर्स, इनके बारे में बुक 22 बताती है, और वैसे मेन के बारे में जिनको सल्तनत पीरियड में एक अलग ही रिस्पेक्ट प्राप्त था। ठीक है, अपने समय के ऑथर के भी बारे में बताते हैं। एंडिंग विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ बलबन, देन द वज़ीर एंड मालिक नायाब और नसरुद्दीन महमूद, और बलबन के अर्ली हिस्ट्री के बारे में भी बुक नंबर 22 में बताया जाता है, जो कि उस समय नसीरुद्दीन महमूद के मलिक नायाब और वज़ीर मतलब प्राइम मिनिस्टर टाइप थे। बुक 23 ऑफ तबकात ए नासिरी preserves a valuable record of the Mongol menace in Central Asia, including India. It makes references to Genghis Khan and his descendants, including Chagatai Khan, Batu Khan, Magu Khan, हलाकू खान etc। तो चंगेज़ खान, बातू खान, इन सब के बारे में, मंगोल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तबकात नासिरी इज़ रिटन इन अ सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। बाय इट्स वेरी नेचर द वर्क इज़ ब्रीफ। The author does not resort to useless discussion or side tracking of main issues। तो इसमें बस मेन इशू की बात की गई है, यूजलेस डिस्कशन पर फोकस नहीं किया गया है। It can be said to his credit that his judicial profession and true historian spirit carries a deep imprint on the methodology and content of the book। Obviously, Minhaj has done a lot of labor in collecting the material from all the available sources and devoted many years in hammering it into shape। तो बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सटीक बुक है। He often quotes or refers to the authority for the facts given by him। Tabkat-e-Nasiri was well known to the later medieval historians through the Mughal Empire did not encourage its wide circulation because in the 23rd volume the author had done some plain speaking about the Mongol marauders एंड द डिस्ट्रक्शन रॉट बाय देम इन सेंट्रल एशिया। बट बुक का ना सर्कुलेशन को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया गया मुग़ल रूलर्स की तरफ से, क्योंकि हम जानते हैं कि मुग़ल इनिशियली खुद को मंगोल्स के सक्सेसर मानते थे, इस वजह से। तो और मंगोल्स के बारे में थोड़ी बुराई की गई है 23rd वॉल्यूम में, इस वजह से। द एट्रोसिटीज़, उनके बाद उन्होंने जो एट्रोसिटीज़ किया है मुस्लिम्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें मिन्हाज ने मेंशन करी हुई है अपने बुक के वॉल्यूम 23 में। फिर हम लोग जिनको डिस्कस कर रहे हैं वो हैं अमीर खुसरो। ये बहुत ही फेमस हैं, इनको जो है पैरट ऑफ द हिंदुस्तान और या फिर तोता हिंद भी कहा जाता है। तो ही वॉज अ वेरी फेमस कोर्ट पोएट ऑफ मैनी सुल्तान्स। सो अमीर खुसरो जो है 1252 से 1325 इनका टाइमिंग है। ये एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं थे और ना ही इन्होंने कभी क्लेम किया कि मैं एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन हूँ। Half a dozen historical works, including prose, chronicle, masnavis like Kinarus Sadin, Miftahul Futuh, Khazianul Futuh, Deval Rani Khizr Khani, Nuh Sipir, and Tughlaq Nama। I'm sorry for my pronunciation।
A born poet and a genius as writer, Amir Khusro was the first and by far the most prominent representative of Indo-Muslim culture of the early medieval India. He adorned the courts of all the sultans from Balban to Ghiyazuddin Tughlaq. बलबन से लेकर के घियाजुद्दीन तुगलक तक के सारे सुल्तान के कोर्ट पोइट रहे हैं ये. इनको पॉपुलरली जो है तूतिए हिंद, द पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है. He is said to have composed 4 lakh of couplets in Persian and Hindavi. तो इन्होंने उर्दू और हिंदवी और पर्शियन इन सब में कपलेट्स दोहे लिखे हुए हैं लैंग्वेज. एंड रोट एज मैनी एज 92 सेपरेट वर्क्स ऑन लिटरेचर की 92 वर्क्स इन्होंने लिखी हुई है, जिसमें कि 5 दीवान्स के है, अबाउट अ डजन नोवेल, 4 कलेक्शन ऑफ शेख निज़ाम उद्दीन सूफी फिलोसफी एंड सेइंग्स, बिसाइड न्यूमरस ट्रीटीज in prose as well as poetry on theology, philosophy, art, literary criticism and various cultural themes. तो इन्होंने बहुत सारे themes पे लिखा है, religion पे लिखा है, philosophy पे लिखा है. He was the first Muslim poet who made liberal use of Hindi words. और ये पहले मुस्लिम पोएट थे जिन्होंने बड़े ही आसानी से हिंदी वर्ड्स को यूज़ किया है. Kiran A. Sading of Amir Khusro is an historical masnavi which gives an eyewitness account of meeting that took place in Awadh between अवध जो है वो अवध का पुराना नाम है. तो किरण ए सादनी जो है वो एक अवध में जो मीटिंग हुई सुल्तान कैकूबाद जो कि लास्ट प्रोमिनेंट रूलर हैं स्लेव डायनेस्टी के, और उनके फादर बुगरा खान. तो इनके बारे में बुगरा खान जो है वो अपने चॉइस से वो जो है बलबन को कहते हैं कि नहीं मुझे राजा नहीं बनना है. तो वो राजा नहीं बनते, तो बलबन के बाद कैकूबाद राजा बन जाते हैं. तो कैकूबाद जब बुगरा खान से मिलते हैं, बुगरा खान जो कि बंगाल के गवर्नर बन के रहते हैं, तो जब उनसे मिलते हैं तो इनका डिस्कशन किया गया है इस बुक में. द पोएट लॉरेट हैड अकम्पनीड द यंग सुल्तान्स इन टोरेज. इट throws a flood of light on the political condition, the court atmosphere and the socio-cultural life of the period. इससे जो है ना कोर्ट एटमॉस्फेयर कैसा था, क्या चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चलता है. फिर दूसरी बुक है मिफ्ताहुल फुतूह. इसमें जो है मिलिट्री कैंपेन्स जलालुद्दीन खलजी की दी हुई है. फिर तीसरी बुक है खजनायुल फुतूह या फिर तारीख़ इलाही. ये एक हिस्टोग्राफिकल कॉम्पोजिशन है प्रोज में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के अचीवमेंट्स के बारे में, उनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जो उन्होंने डेक्कन में किया हुआ था, मंगोल इन्वेजन अलाउद्दीन के टाइम पर, और अलाउद्दीन की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जिन्होंने मंगोल को इंडिया में घुसने से रोका, ये सारी चीज़ों के बारे में दी हुई है. द मसनवी इंटाइटल्ड अशीका और देवल रानी खिज़र खानी narrates the romantic story of Khizr Khan, son of Alauddin Khalji, and Deval Rani, the daughter of Rana Karan of Gujarat. तो देवल रानी जो कि राना करन जो गुजरात के रूलर थे उनकी बेटी, और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज़र खान के बारे में ये एक लव स्टोरी है, देवल रानी खिज़र खानी, जो कि डिस्क्राइब करती है उनके बीच के लव स्टोरी को. इट ऑल्सो मेक्स अ ब्रीफ रेफरेंस टू मिलिट्री एक्सपीडिशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. और इसी में साथ साथ ब्रीफ रेफरेंस है अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री एक्सपीडिशंस के बारे में. पोएटिक कॉम्पोजिशन ऑफ नूसिफिर जो है वो किसके बारे में डील करता है, मुबारक शाह खलजी के बारे में, जो काफ़ी अनवर्दी और इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर थे अलाउद्दीन खिलजी के. फिर तुगलक नामा जो है ये एक हिस्टोरिकल मसनवी है जो कि कंपोज किया था इन्होंने ही, अमीर खुसरो ने ही, घियाजुद्दीन तुगलक की विक्ट्री के ऊपर. खुसराव खान से जब घियाजुद्दीन तुगलक जीते थे तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया हुआ था इसमें. ये एक वैल्यूएबल प्राइमरी सोर्स है घियाजुद्दीन तुगलक से रिलेटेड. These works were prepared by Amir Khusro either under the direction of reigning monarchs or for presentation to them. His primary concern in the composition was to demonstrate his literary ability and gain a lasting reputation, and also to get reward for his literary performance. इनका मेन मोटिव था कि इनको लिटरेरी रिकग्निशन मिले, ये जो लिख रहे हैं उनके लिए लोग इनकी इज्जत करें. Obviously, they present only the bright side of the picture. The writer applauds the achievements of his patrons in hyperbolic terms and glosses over the shortcomings and failures. लेकिन क्योंकि ये सुल्तान के डायरेक्शन पर लिखे गए बुक्स हैं, तो इसमें सुल्तान की अच्छाइयाँ बताई गई है, अचीवमेंट्स बताई गई है, और जो बुरी बातें हैं उनको छुपा लिया गया है या फिर इग्नोर कर दिया गया है.
The works suffer generally from factual and topographical errors and show lack of chronological sequence. The author gives fanciful accounts of some very insignificant happenings by implying verbose style, poetic imageries एंड लिटरेरी आर्ट फॉर्म्स. और फिर ना कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स रहे. अमीर खुसरो कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेलिबरेट लायर, albeit he omitted what he did not want to express. He does not distort the fact as was done by Barani in the case of मोहम्मद बिन तुगलक. तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और बुक्स सोर्सेस पढ़ रहे हैं, तो अमीर खुसरो को मोहम्मद बरानी से कंपेयर किया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के राइटर से. तो अमीर खुसरो जो हैं उनको जो है लायर नहीं कहा जा सकता, वो जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे, बस उनको जिन पर बात नहीं करना है उन्होंने वो टॉपिक हटा दिया गया है. बट बरानी ने टॉपिक को झुठलाया है. In addition to the above, one of Amir Khusro's compilation entitled Izaz-e-Khushravi is a massive collection of diverse type of document, personal letter and treatise written by him to his friends or masters or just to satisfy his literary and intellectual hunger. तो जो इजाज़ खुसरवी है इसमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल टॉपिक पर बात की गई है, पर्सनल लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, तो इन पर बात की गई है. सम ऑफ दीज आर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक द फतहनामा ऑफ लखनौती. कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिया है जो इन्होंने सुल्तान के ऑर्डर्स पर लिखे हुए थे, विच आर ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट. और इस वजह से क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इन जनरल द कंटेंट ऑफ इजाज़ खुसरवी कंस्टिट्यूट एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ स्टडी फॉर द सोशो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द टाइम्स. ये एक इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ स्टडी है उस समय के सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट को जानने के लिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, Amir Khusro writing are a treasure house of knowledge and information regarding the life and conditions of the people of Hindustan for full 4 decades when Sultan of Delhi was at apex of its glory. तो जब दिल्ली सल्तनत काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, तब अमीर खुसरो ने लिखा है, तो इनका सोर्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस जियाउद्दीन बरानी. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम. तो हमने स्टार्ट कर दिया था जे.एल. मेहता का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे थे कंटेम्प्रेरी सोर्सेस एंड राइटर्स के बारे में. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियाउद्दीन बरानी के बारे में. तो जियाउद्दीन बरानी, द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ तारिक ए फिरोज शाही, हैज़ बीन रेटेड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस ऑफ द अर्ली मेडिवल इंडिया. He belonged to an aristocratic family of the earliest Turkish immigrants to India. His maternal grandfather was a distinguished noble of Balban, and his father, Mueddul Mulk, was on the personal staff of Prince Arkali Khan, the second son of Jalaluddin Khalji. Barani's uncle, Alaul Mulk, was a friend of Alauddin Khilji. He was the right hand of the latter in planning the Deogiri expedition and the conspiracy to murder Jalaluddin. After Alauddin's usurpation of the throne, Alaul Mulk was rewarded immediately with the governorship of Kara and Awadh. Soon after, he was invited to Delhi to be the chief counselor of the Sultan and the Kotwal of the capital. Barani was brought up in the capital in an affluent environment, highly aristocratic traditions of the day. He joined the imperial court under Muhammad bin Tughlaq and enjoyed his patronage for 17 long years. The Sultan held him in high esteem as an intellectual. तो जियाउद्दीन बरानी के बारे में लिखा हुआ है, बरनी के बारे में, आई एम सो सॉरी. तो बरनी के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ही अच्छे खासे इन्वायरमेंट में पैदा हुए. इनके पेरेंट्स जो हैं या फिर इनके अंकल जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रिश्ता रहा रॉयल फैमिली से, तो इनको भी काफ़ी एरिस्टोक्रेटिक माहौल मिला. और फिर फाइनली इन्होंने जो है जब ये टीनेजर हो गए या जब ये एडल्ट हो गए तो इन्होंने ज्वाइन किया मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट को एज अ राइटर. और फिर इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के इंटेलेक्चुअल के बारे में काफ़ी तारीफ़ की है, इंटेलेक्ट के बारे में. Barani was a close associate of Amir Khusro and rubbed shoulders with the highest of the nobility in the Sultanate. He was extremely conscious of his super social status.
To his misfortune, he fell a victim to a sudden change in the court politics. Muhammad bin Tughlaq died childless at Thatta, where he had gone to suppress a revolt. When the news of his death reached the capital, Khwaja Jahan, who ran the central administration in the absence of the Sultan, raised a young boy to the throne without knowing the fact that Firoz Tughlaq, a cousin of Muhammad bin Tughlaq, had already been declared Sultan by the royal entronage and the army officers in Sindh. The Khwaja and his associate lost their lives for this misadventure, and Barani, who had extended moral support to them, was also thrown into the prison. Those who were jealous of Barani wanted him to be hanged, but his life was spared by the personal intervention of Sultan Firoz Tughlaq. Barani lost, however, the royal patronage and suffered confiscations of his assets and properties. He became a pauper overnight, disowned by friend, neglected by relative, and despised by enemies. He died a broken-hearted man in the खानका of शेख निज़ामुद्दीन औलिया. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बरनी जो है उनके काफ़ी बड़े बड़े लोग उनके दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एरिस्टोक्रेटिक माहौल में पले बड़े. अमीर खुसरो से इनकी काफ़ी दोस्ती थी, जिनके बारे में हमने पढ़ा ऑलरेडी. ये अपने सोशल स्टेटस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे. लेकिन ये कहते हैं कि इनका बैड लक था कि मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई थट्टा में, और जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होने वाली थी उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना नेक्स्ट सक्सेसर फिरोज शाह तुगलक को घोषित कर दिया. लेकिन यहाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक के एब्सेंस में जो दिल्ली में एम्पायर देख रहे थे ख्वाजा जहान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक की जगह एक यंग बॉय को नेक्स्ट सुल्तान घोषित कर दिया. जब फिरोज शाह तुगलक को ये पता चला और आर्मी ने भी फिरोज शाह तुगलक को एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो वापस आए और उन्होंने ख्वाजा जहान और उनके सपोर्टर्स को हटा दिया पोस्ट से, कुछ को हैंग भी कर दिया. तो वैसे में ही बर्नी ने भी अपना सपोर्ट ख्वाजा जहान को दिया हुआ था, इसलिए बर्नी को भी क्या कर दिया गया, कोर्ट पोएट के पोस्ट से हटा दिया गया. और बर्नी जो है वो जेल चले गए, और बस उनको इतनी सी बात रही कि उनको मरने से रोक दिया गया, उनको हैंग नहीं किया गया, बट उनके साथ भी सारे मतलब गलत सलूक हुए. उनके सारे दोस्त उनसे दूर चले गए, रिलेटिव्स ने उनसे मुंह मोड़ लिया. तो बर्नीज तारीख फिरोज शाही प्रिजर्व्स द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉर अ फुल 1 century फ्रॉम 1259 to 1359. तो बर्नी ने एक बुक लिखी हुई है तारीख फिरोज शाही. ये जो है ये दिल्ली सल्तनत के हिस्ट्री के बारे में बताता है. 1259 से 1359 पूरे 100 साल तक की हिस्ट्री बताता है. द ऑथर स्टार्टेड हिज वर्क जस्ट विथ मिनाजुस सिराज हैड लेफ्ट इट. तो ये वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर मिनाजुस सिराज ने अपने काम को छोड़ा है दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टिक रिकॉर्ड में. His narrative is thus a continuation of तबकात-ए-नासिरी. तो मिनाजुस सिराज ने तबकात-ए-नासिरी लिखा था, उसका कंटिन्यूएशन माना जाता है तारीख फिरोज शाही. It gives the history of up to 9 rulers from बलबन to फिरोज शाह तुगलक. तो ये 9 रूलर्स के बारे में बताता है, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के समय की, और फिरोज शाह तुगलक के 6 सालों की. Barni write up, excluding the narrative of Firoz Tughlaq, constitutes a standard work of history. अगर फिरोज तुगलक की हिस्ट्री हटा दें इनके राइटिंग से, तो बाकी जो है वो एक स्टैंडर्ड वर्क है विच एस्टैब्लिशेस हिज रेप्यूटेशन एज अ प्रीमियर हिस्टोरियन ऑफ हिज एज. तो इन्होंने काफ़ी सही तरीके से लिखा है. द मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट हु सरपासेस इवन मिनहास whom he declares to be his torch bearer in the pursuit of this discipline. तो ये मिनहाज को बोलते हैं कि वो मेरे मतलब टॉर्च बेयरर है, मतलब उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि कैसे चलना है. बट अगर फिरोज शाह तुगलक की हिस्ट्री हटा दी जाए इनके बुक से, तो ये जो है मिनहाज को भी सरपास कर जाते हैं, ये इतना अच्छा लिखते हैं. Barney's description of Muhammad bin Tughlaq's reign is unfair. He distorted the fact deliberately and wrote with a biased mind. Similarly, his narrative of Firoz Tughlaq's reign was prepared under duress. Having been disgraced by the royal court and dubbed an enemy of the reigning monarch by his rivals, Barney set aside his duties as a historian and instead resorted to the flattery of the Sultan in order to pacify his wrath. The title of the work, Tariq-e-Firoz Shahi, in fact a misnomer
Barani's true worth as scientific historian is known not by what he writes about Muhammad bin Tughlaq or Firoz Shah Tughlaq, but the preceding sultans. तो यहाँ कहा जाता है कि बर्नी की जो डिस्क्रिप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वो कुछ बहुत ख़ास नहीं है, या फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में उन्होंने डेलिबरेटली अच्छा लिखा है क्योंकि उनकी इमेज एक ख़राब हो गई थी कि वो सुल्तान के अगेंस्ट थे, तो वो वापस से सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने लिखा है। तो इस वर्क से हम लोग उनको जज नहीं करते कि उन्होंने कैसे हिस्ट्री लिखा। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक के पहले के सुल्तान के बारे में जो उन्होंने लिखा है, हम उस बेसिस पर उनकी राइटिंग को जज करते हैं। Of course, Burney is deficient in dates at certain places. He gives an analysis of events and political developments out of chronological order, but it might have been because of the fact that he wrote the book just from his memory during the last year of his wretched living, when he had no benefit of notes और अदर रेफरेंसेस टू वेरीफाई एंड करेक्ट हिमसेल्फ। तो बर्नी ने जो हिस्ट्री लिखी है उसमें डेट्स काफ़ी कम है या प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, बट इसका रीज़न ये है क्योंकि एंड में ये एक रॉयल राइटर नहीं रह गए थे, तो इनके पास कोई नोट्स या वेरिफिकेशन के लिए कोई एविडेंसेस इनको कोई देने वाला नहीं था, तो इन्होंने जो भी लिखा है अपने मेमोरी से लिखा है। वॉट इज़ प्रेज वर्दी अबाउट हिम इज़ द फैक्ट that his brain was the treasure house of historical knowledge from which he produced so much that was so valuable. बट ये प्रेजवर्दी बात है कि ये बस अपनी यादों से इतना खूबसूरत अकाउंट लिख लेते हैं। Burney account is not descriptive but analytical and critical. He does not bother about the details. Instead, he takes up the political and administrative issue as a compact whole, and through a manner of scientific presentation reveals the characteristics of the period to which they belong. Even his minor comment on the character and cryptic references to the event throw a flood of light on the working of the minds of the rulers एंड प्राइड्स एंड प्रेजुडिसेस ऑफ द एज। तो इन्होंने सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, बट डिस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत इन डिटेल ये नहीं गए हैं, बट इन्होंने हर चीज़ों पर कमेंट किया है, क्रिटिकली एनालिसिस की हुई है चीज़ों की। इन स्पाइट ऑफ हिज सब्जेक्टिव अप्रोच विच प्रेजुडिसेस विच इन्वॉल्व हिज रिलीजियस आउटलुक, क्लास कॉन्शियसनेस, aristocratic complexion, and his subsequent personal discomfort, Burney reveals the true historian in him, and those who understand his personal shortcoming can evaluate and appreciate his work much better. तो बोला जा रहा है कि बर्नी जो है इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिस्कम्फर्ट एंड ऑल, बर्नी जो है वो अपने अंदर का ट्रू हिस्टोरियन अपने राइटिंग में दिखाते हैं, और जिनको रियलिटी में पता है जैसे कि क्या क्या कमी हो गई इनके साथ, एंड में ये एक रॉयल पैटर्न शिप इनको नहीं मिल पाया, तो इन्होंने डेट्स नहीं लिखा है, तो लोग जज कर सकते हैं कि डेट नहीं लिखा है, बट एक्चुअली में जो सिचुएशन था उस हिसाब से इन्होंने बहुत ही सही लिखा है। बर्नीज फतवा ए जहानदारी is a complimentary volume to Tariq e Firoz Shahi. In this book, the author recapitulates and further elaborates the political philosophy of the Sultanate on the basis of his earlier narrative. तो ये कहते हैं कि बर्नी की जो जहानदारी है वो कॉम्प्लीमेंट्री वॉल्यूम है, मतलब सेम टाइम पर लिखी गई है जब तारीख फिरोज शाही लिखी गई। तो ये बुक में क्या कहा गया है, इस बुक में इलेबोरेट किया गया है पॉलिटिकल फिलॉसफी दिल्ली सल्तनत का। ही एक्सप्लेन्स हिज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हाउ द ओरिजिनल इस्लामिक थ्योरी ऑफ किंगशिप and foreign political institution adopted by Turkish rulers of Delhi underwent radical changes in the Indian setting over the passage of 2 centuries. The book deals with subjects like powers and functions of the crown, privileges to the nobility, doctrine of safety, मतलब ये ना पूरे कोर्ट का माहौल बताती है ना, कि क्या क्या नोबिलिटी को प्रिविलेजेस थे, क्या क्या क्राउन या फिर मतलब किंग के फंक्शंस थे, कैसे स्टेट को सेफ रखा जाए, क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स थे, कैसे क्राइम के लिए कैसा पनिशमेंट था, रिलीजन और पॉलिटिक्स क्या कंबाइंड थे या नहीं थे, आर्मी का क्या इम्पोर्टेंस था, या फिर इंटेलिजेंस सर्विसेज का क्या सिचुएशन था। ये सारी चीज़ों को बर्नी जो है वो बहुत ही अच्छे से इलेबोरेटिव वे में एक्सप्लेन करते हैं। बर्नी के बाद हम फिरोज़ तुगलक की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं।
तो फ़िरोज़ तुगलक की ऑटोबायोग्राफी। तो फ़िरोज़ तुगलक एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, अभी बस हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आ रहा है, कहीं से कहीं जा रहा है, नहीं, वी आर जस्ट डूइंग द इंट्रोडक्शन एंड वी विल डू एवरीथिंग इन डिटेल एज द बुक फॉलोज. So, Sultan Firoz Tughlaq has left a brochure of 32 pages in autobiographical writing called Futwat-e-Firoz Shahi. It gives a brief summary of military campaigns, some of which failed to produce the desired result. The Sultan does not attempt to hide the truth or give a clever explanation of their failure, but shows the true working of his mind in handling the state affairs. The book exhibits the humane and generous spirit of Firoz in a pleasing tone. It explains the concept of his kingly duties, which was based on religious, humanitarian, and moral obligations. तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फ़िरोज़ शाह की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात कर रहा है। ये 32 पेजेस की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें सुल्तान, इसकी बेस्ट बात ये है कि ये बिल्कुल भी बायस्ड नोट नहीं है। इसमें जहाँ पर फ़िरोज़ शाह फेल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो रीज़न भी बता रहे हैं अपने फेलियर का, बट ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो कैसे रिलीजन या ह्यूमन या मॉरल ऑब्लिगेशन से बाउंड होकर के डिसीजंस ले रहे हैं, यही पता चलता है हमें बस. शम्स ए सिराफ अफीफ belonged to the Abohar, the native town of Sultan Firoz Shah Tughlaq's भट्टी मदर. ठीक है, तो शम्स ए सिराज अफीफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. The great grandfather of Afif had been a personal friend of Ghiyazuddin Tughlaq before the latter acquired the throne. Afif's ancestors were therefore closely associated with the Tughlaq ruler. तो अफीफ जो है उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो घियाजुद्दीन तुगलक के पर्सनल फ्रेंड थे, तो इस वजह से इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा रॉयल फैमिली से. ठीक है. He himself adorned the court of Firoz Tughlaq as a scholar, though he never accepted an official employment. ये खुद भी एक स्कॉलर थे, इनको भी पैटर्नशिप मिली, बट इन्होंने कभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं किया. He held learned discourses with the Sultan and used to accompany him on hunting expedition. तो इनका भी काफ़ी अच्छा दोस्ती रहा सुल्तान के साथ. वो उसको हंटिंग एक्सपेडिशन में उनको फॉलो भी करते थे. He is said to have written 3 books of life, history, military expedition and administrative achievements of each of the 3 rulers, गियाजुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फ़िरोज़ शाह तुगलक. तो इनके बारे में ये लाइफ, एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, इन तीनों के बारे में ये बताते हैं. ऑफ विच ओनली द वन एंटाइटल्ड तारीख फ़िरोज़ शाही हैज़ सर्वाइव्ड. इसमें से गियाजुद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्होंने जो लिखा है वो बर्बाद हो चुकी है, बस तारीख फ़िरोज़ शाही जिंदा है, अभी तक हमारे पास है, इसका ये मतलब है. इट इज़ डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू द रेन ऑफ फ़िरोज़ शाह तुगलक एंड constitutes the most accurate and authentic contemporary accounts of his time. ये one of the most accurate writing है फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय की. The book has been written by Afif long after the death of the Sultan. तो फ़िरोज़ के मरने के बहुत समय के बाद ये बुक लिखी गई है. When Delhi was invaded and put to plunder by अमीर तिमूर. ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि अमीर तिमूर कैसे दिल्ली पर आकर के इन्वेड कर लेते हैं या फिर प्लंडर करते हैं, तब ये बुक लिखी गई है. He wrote in the true spirit of a historian and biographer the reminiscences of the glorious past for the education and benefit of posterity without any self-interest, prejudices और reflexes. तो इन्होंने एकदम हिस्टोरियन की तरह लिखा है, ट्रू हिस्टोरियन की तरह सारे फैक्ट को एग्जैक्टली सही तरीके से मेंशन किया है. In compact and well-written 90 chapters of the book, the author gives in a simple and matter-of-fact narrative not only the political and military activities of Firoz Tughlaq but also administrative policy with special reference to public welfare activities. तो ये बस पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ही नहीं, साथ साथ क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी मेंशन करते हैं. जो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ किया फ़िरोज़ शाह तुगलक ने वो भी मेंशन करते हैं. फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द बुक वी गेट द इम्प्रेशन दैट फ़िरोज़ तुगलक वॉज रियली द फोर रनर ऑफ शेर शाह सूरी एंड अकबर इन द मैटर ऑफ
यूटिलाइजिंग स्टेट रिसोर्सेज फॉर पब्लिक गुड। तो कहा जाता है कि इस बुक से हमें एक आइडिया लगता है कि शेरशाह सूरी और अकबर ये दोनों काफ़ी फेमस है पब्लिक वेलफेयर वर्क्स के लिए। तो इनके वो फोर रनर हुआ करते थे या टॉर्च बियरर थे फिरोज तुगलक पब्लिक गुड करने में। The book is unique in the sense that it also describes the life and condition of the people at large, the one aspect which has been ignored by the contemporary writers। इस समय के सभी राइटर्स की एक खास बात यह है कि ये बस रॉयल लाइफ के बारे में लिखते थे और नॉर्मल पब्लिक के को या सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते थे, बट इसमें सब्जेक्ट्स के भी बारे में लिखी गई है। According to Eliot, the work gives us altogether a better view of internal condition of India under a Mohammedan sovereign than is presented to us in any other work except the Ain-e-Akbari। तो इलियट कहते हैं कि आईने अकबरी को छोड़ करके एक यही बुक है जो सब्जेक्ट्स के भी बारे में डिटेल में बताती है। तो हमें इंटरनल व्यू मिलता है कि क्या चल रहा था इंडिया में जब एक मुस्लिम सोवरेन रूल कर रहे थे। तो ये हमें अच्छे से पता चलता है इस बुक में भी, एक्सेप्ट फॉर आईने अकबरी उसमें शायद इससे बेटर तरीके से दिया हुआ है। फिर अमीर तिमूर की ऑटोबायोग्राफी हम करेंगे। अमीर तिमूर की ऑटोबायोग्राफी। अमीर तिमूर जो है द स्कॉरेज ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है। Who took Delhi by storm in 1398-99 has also left an autobiographical account of his exploits in the Tuzuk-e-Timuri or Malfuzat-e-Timuri. It is said to have been written originally in Chagatai या फिर Turkish language, which was translated into Persian during the reign of Shah Jahan by Abu Talib Husseini। तो ओरिजिनली माना जा रहा है कि ये जो है ये टर्किश में लिखी गई थी और बाद में पर्शियन में चेंज हो गई थी शाहजहां के समय में। अबू तालिब हुसैनी ने इसको पर्शियन में चेंज किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज अ हीटेड कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट्स ऑथेंटिसिटी among the modern historians, which has now been laid to rest and the work is treated as genuine. The book is not written by Timur himself, instead, he got it written under his personal direction and supervision. Its language is simple, gives the factual information in plain and straightforward manner. The crude facts relating to Timur's destructive activities are given without any attempt to hide the real motives of the bloodthirsty monster. They are explained in first person. 30 years after the death of Timur, Maulana Yazdi, a courtier of Timur's house, wrote an account of his military exploits in a book entitled Zafarnama. For its preparation, Yazdi made use of all the available sources, including Timur's memoirs. He states clearly that these memoirs were prepared under the personal direction of Timur, were read out in his presence and received the impress of his approval. Yazdi's account is nearly a reproduction of Tuzuk Timuri, with the difference that author has used a more polished and flowery language and attempt to hide behind his literary style the naked and brute force of Timur's action. तो तुजुक तिमूरी में जो है वो तिमूर के बारे में सारी बातें लिखी गई है। पहले तो बहुत ही इस पर विवाद हुआ कि ये रियल है कि नहीं है। बाद में हिस्टोरियंस कंफर्म हो गए कि येस इट इज़ समथिंग रियल जेन्युइन। इसके बाद क्या हुआ कि बुक जो है तिमूर ने जो बुक लिखी उसमें क्या हुआ, उसमें बताया गया उसके पर्सनल डायरेक्शन और सुपरविजन में ये बुक लिखी गई थी, बट उसने नहीं लिखी थी। बुक में सारी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में लिखी गई है, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की गई। उसके रियल इंटेंशंस लिखे हुए हैं तिमूर की कि वो कैसे खून खराबा हर चीज़ लिखी हुई है, क्या उन्होंने किया। बाद में मौलाना याज़दी जो कि तिमूर के डेथ के बाद उन्होंने एक किताब लिखी ज़फ़रनामा, जिसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि तिमूर के बारे में चीज़ें जो किताबें लिखी गई थी वो तिमूर के पर्सनल विश से लिखी गई थी और तिमूर ने सुना भी था। तो इस हिसाब से तुजुक तिमूरी जो है वो भी तिमूर के अप्रूवल से ही प्रिंट हुई, मतलब लिखी गई। और फिर बाद में क्या हुआ,
ये माना जाता है कि ज़फ़रनामा जो है वो एक फ्लारी लैंग्वेज में तुज़ुक तिमूरी से ही की ही मतलब कॉपी है, बट फ्लारी लैंग्वेज में। जैसे तुज़ुक तिमूरी में खून खराबा और रियल इंटेंशंस भी मेंशन्ड है, बट ज़फ़रनामा में ये अच्छी तरीके से मतलब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है तिमूर के एक्शन को। अब हम लोग पढ़ेंगे याहया बिन अहमद सिरहिंदी। तारीख़ मुबारक शाही of Yahya bin Ahmad Sirhindi is the only contemporary source discovered so far on the history of the Sayyid dynasty। ये एकमात्र ऐसा सोर्स है जो सैयद डायनेस्टी के बारे में बताती है। The author wrote it with the express object of recording and achievements of his patron सुल्तान मुबारक शाह and his predecessors। तो इसको लिखा गया था सुल्तान मुबारक शाह और उनके predecessors को सेलिब्रेट करने के लिए। He tells us nothing about himself, not even the official designation or status occupied by him in the court. The book begins with the rise of Ghori dynasty and the conquest of northern India by the Turks. It gives a brief account of the earlier sultans of Delhi, but the bulk of the narrative is devoted exclusively to the description of military and political activities of the Sayyid ruler. The story comes to an end abruptly in 1434-35 when Sayyid Muhammad was on the throne. The author had consulted various histories for writing the earlier part of the book, while the account of the Sayyids was based upon his trustworthy इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल नॉलेज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये घोरिड डायनेस्टी के मतलब हिस्ट्री से शुरू होती है कि कैसे उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को कैप्चर किया, फिर कैसे दिल्ली सल्तनत आया, और ये सारी चीज़ों को मेंशन करते करते धीरे धीरे ये सैयद डायनेस्टी पर आती है। सैयद डायनेस्टी के बारे में जो भी बातें लिखी गई है वो ऑथर के पर्सनल नॉलेज से लिखी गई है। हाँ, ऑथर ने इस किताब में कहीं भी अपने बारे में कुछ नहीं मेंशन किया, सीधा हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया, इवन अपना डेजिग्नेशन, अपना पोस्ट भी नहीं बताया। Eliot declares Yahya to be a careful and apparently an honest chronicler. Like a typical medieval Indian writer, Yahya visualizes the divine will in shaping the fortunes of Islam in India and ends the account of each monarch with the phrase, God alone knows the truth। तो यहिया भी बाकी मेडिवल राइटर्स की तरह बताते हैं कि कैसे इस्लाम इंडिया में आया, कैसे ये पहले से डेजिग्नेटेड था, तय था कि इस्लाम को इंडिया में आना है। और हर राइटर के बाद, हर राइटर की हिस्ट्री लिखने के बाद ये लिखते हैं गॉड अलोन नोज द ट्रुथ, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन ओरिजिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख़-ए-मुबारक शाही was consulted and duly acknowledged by the historiographers of Mughal period, including Nizamuddin Ahmad, Badayuni and Firishta। तो इन्होंने मुग़ल पीरियड के ये इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियोग्राफर्स हैं और इन्होंने भी तारीख़ मुबारक शाही को कहा है, जेन्युइन बताया है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी एक स्कॉलर हैं और एक पोइट हैं 14वीं सेंचुरी के, और इन्होंने हिस्टोरिकल मसनवी लिखी है, मसनवी जिसका नाम है फुतुहस सलातीन, 1349-50 के टाइम में लिखी है। इसमें ये जो है ये टर्किश रूल इन इंडिया फ्रॉम द गजनविड्स टू मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब गजनविड एम्पायर से लेकर के ये मोहम्मद बिन तुगलक तक के टाइम को बताते हैं। ये खुद एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे जो टर्किश इमिग्रेंट्स की थी, और फिर इनका अर्लीस्ट सुल्तान्स दिल्ली सुल्तान से काफ़ी अच्छा बनता था। इसामी वॉज अबाउट 16 years old when he migrated to दौलताबाद ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो है जब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर दिया था, लोगों को लेकर गए थे अपने साथ। तो इसामी जो है वो 16 साल के थे जब ये काम हुआ था, और वो भी गए थे। ही वॉज एन इटर्नल बैचलर हु इज़ सेड टू हैव सफर्ड कंसिडरेबल हार्डशिप इन डेक्कन एंड लिव्ड अ wretched and lonely life when Alauddin Hassan, the founder of Bahmani kingdom, extended his patronage to him। और माना जाता है कि डेक्कन में जब डेक्कन में बहामनी और विजयनगर एम्पायर आ गया था, अगर आपको पता हो, तो बहामनी किंगडम के फाउंडर थे अलाउद्दीन हसन, और बाद में इन्होंने सपोर्ट दे दिया था मलिक इसामी को। तो लेकिन ये काफ़ी लोनली लाइफ जिए, ये बैचलर रह गए, ये तभी बैचलर थे। ओके,
Futuhas Salatin was composed by him in his old age to secure the goodwill of his new patron. तो इन्होंने जब ये बूढ़े हो गए तब इन्होंने फुतुहस सलातिन लिखा था अपने न्यू पैटर्न के लिए. न्यू पैटर्न कौन है? अलाउद्दीन हसन. ओके. It makes a selective use of material then available but gives in its original form and a rhythm of his own. The author gives in the outline the history of the sultans of Delhi and proceeds to explain in detail the circumstances which led to the foundation of Bahmani kingdom. ऑथर जो है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में और बहमनी किंगडम कैसे बना इसके बारे में अच्छे से मेंशन करते हैं. नरेट्स द अचीवमेंट्स ऑफ Alauddin Hassan in hyperbolic terms, giving free vent to the flights of his poetic imagination. और फिर जब ये अलाउद्दीन हसन, क्योंकि बाद में अलाउद्दीन हसन ने इनको पैटर्नशिप दिया, तो ये उनको काफ़ी अच्छे से मेंशन करते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं. इस्लामी's approach to Muhammad bin Tughlaq is highly subjective. He has painted the Sultan in the darkest shade as the wisest fool of the Islamic world. तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है एक वाइज फूल दिखाने की कोशिश करते हैं. वाइज फूल का क्या मतलब है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे को ना लिटरेरी अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थी, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, बट उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए जिनको ब्लंडर्स माना जाता है, इसलिए उनको वाइज फूल कहा जाता है. तो इन्होंने भी वाइजेस्ट फूल बनाने की कोशिश की है मोहम्मद बिन तुगलक को. द बुक इज़ हाउएवर ऑफ स्पेशल मेरिट टू द मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ द अर्ली मेडिवल हिस्ट्री इन वन रिस्पेक्ट. It is only contemporary source which records the events of the closing years of the Sultan Nasiruddin Mahmud reign, which has been left out by Minhajus Siraz. ये एकमात्र किताब है जो नासिरुद्दीन महमूद के रेन के एंड ईयर्स को बताती है, जो कि मिनहाजुस सिराज ने नहीं मेंशन किया है तबकात नासिरी में. और फिरोज शाही जो है, जो बर्नी ने लिखा है, वो उन्होंने भी इसको स्किप कर दिया है. तो ये एक बुक मात्र बुक है जो नासिरुद्दीन महमूद के रेन के बारे में, एंड रेन के बारे में बताती है. ऑन द होल फुतुहस सलातीन इज़ नॉट अ क्रिटिकल हिस्ट्री. इट सफ़र्स फ्रॉम फैक्चुअल मिस्टेक्स. तो ये इसमें फैक्चुअल मिस्टेक है, इम्पॉर्टेंट इवेंट को इग्नोर कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है. और फिर ऑथर के हिसाब से कोर्स ऑफ हिस्ट्री इज़ डिटरमाइंड बाय प्री ऑर्डेन्ड डिवाइन पैटर्न एंड फेट प्लेस its invisible role in making or marrying the fortunes of the king and their families. तो बोलते हैं कि इसमें ना उन्होंने लक को, भाग्य को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, कि मतलब जैसे ये राजा बन गया तो ये भाग्य में लिखा हुआ था, ऐसा करने की कोशिश की हुई है ओवरऑल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मीर ख्वांद. मीर ख्वांद जो है, इसको मीर खौंद भी कहा जाता है. ये जो है ये अरब से थे और इनके पेरेंट्स जो हैं वो हिरात माइग्रेट किए थे, जो कि उस वक्त जब ये थे तो खुरासन का कैपिटल हुआ करता था हिरात. ही वॉज डिवोटेड टू लिटरेरी परस्यूट्स एंड एन्जॉयड द पैट्रोनेज ऑफ अली शिहिर. तो ये अली शिहिर के पैट्रोनेज को एन्जॉय कर रहे थे और इनको लिटरेरी परस्यूट्स को ये डिवोटेड थे. हिमसेल्फ अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड मिनिस्टर ऑफ द खुरासन रूलर, he wrote the history of Central Asia entitled Rawzat as-Safa, the Garden of Purity, in 2 volumes divided into 7 books. तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री को लिखा हुआ है जिसका नाम है रौज़त उस-सफ़ा, द गार्डन ऑफ प्योरिटी. 2 वॉल्यूम में इन्होंने लिखा हुआ है और 7 बुक इन्होंने लिखी हुई है. ठीक है. The work gives a detailed treatment of the career and achievements of चंगेज़ खान, अमीर तिमूर and their descendants. तो वर्क जो है वो चंगेज़ खान, अमीर तिमूर और उनके डिसेंडेंट्स के बारे में डिटेल में बताती है. The author says that he made use of 19 Arabic and 22 Persian histories in the preparation of this book. तो उन्होंने इस बुक को बनाने के लिए 19 अरेबिक और 22 हिस्टोरीज़ को पढ़ा, फिर ये बुक बनाई है. His book forms the basis of many other literary works of Central. तो सेंट्रल एशियन राइटर्स के बाकी लिटरेरी वर्क्स के लिए इनका बुक एक सोर्स की तरह काम करता है. फिर आते हैं खोंडमीर. खोंडमीर was the son of Mir Khond's daughter. His original name was Ghiyazuddin. Born at Herat in 1475, he grew up to be a brilliant scholar who developed a special taste for historiography. खोंडमीर जो है वो मीर खोंड की बेटी के बेटे थे. ठीक है. और फिर इनका ओरिजिनल नाम घियाजुद्दीन था. इनका जन्म हिरात में हुआ
और इन्होंने भी हिस्टीरियोग्राफी बाद में लिखी। खोंडमीर वॉज गिवन द चार्ज ऑफ हिज पर्सनल लाइब्रेरी बाय अली शेर। अली शेर जो वहाँ पर रूल कर रहे थे, उनके पर्सनल लाइब्रेरी को ये देखा करते थे। एंड पैटर्न ऑफ हिज मेटर्नल ग्रैंडफादर, और उनके मेटर्नल ग्रैंडफादर के पैटर्न थे। ही प्रोड्यूस्ड अ स्टैंडर्ड वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में एक हिस्ट्री लिखते हैं जिनका नाम है खुलासत उल अखबार। अपने अर्ली 20s में ही लिख दिया इन्होंने ये। और इनके खुद के स्टेटमेंट के हिसाब से खोंडमीर हैड डिवोटेड 6 years इन द प्रिपरेशन, और ये इस किताब को लिखने में इन्होंने 6 साल लगा दिए। खोंडमीर टुक अप सर्विस अंडर सुल्तान बादियूस ज़मन, द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ अमीर तिमूर इन खुरासन। इन्होंने अमीर तिमूर के आखिरी खुरासन रूलर, अमीर तिमूर के आखिरी खुरासन डिसेंडेंट के अंदर काम भी किया। ही रिसीव्ड अपॉइंटमेंट एज चीफ काजी एंड सदर। तो इनको काजी एंड सदर बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन 1507-8 खुरासन वॉज कॉन्कर्ड बाय उज़्बेक्स एंड खोंडमीर रिटायर्ड टू अ स्मॉल विलेज कॉल्ड बश्त इन घोरजिस्तान। तो घोरजिस्तान में ये चले गए जब उज़्बेक्स ने क्या किया, खुरासन को कैप्चर कर लिया। विच ले ऑन द अपर कोर्स ऑफ मेरघब इन द विसिनिटी ऑफ घुर। तो घुर के बगल में ये घोरजिस्तान था। अनमाइंडफुल ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल्स, खोंडमीर कैरीड ऑन लिटरेरी परस्यूट्स एंड प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ वर्क इंक्लूडिंग वन दस्तूर उल वुज़ूरा। तो फिर इन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों को ध्यान में न देते हुए इन्होंने क्या किया, ये लिटरेरी चीज़ें बनाते रहे, जिसमें एक दस्तूर उल वुज़ूरा बहुत फेमस है, वुज़ारा। खोंडमीर wrote yet another comprehensive history of the Islamic world under the title हबीबुस सियार, और इन्होंने हबीबुस सियार के बारे में भी लिखा। हबीबुस सियार टाइटल करके एक और बुक लिखा इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर। द बुक वॉज अंडर प्रिपरेशन व्हेन खोंडमीर माइग्रेटेड टू इंडिया, और इसी बुक को लिखते समय खोंडमीर इंडिया आए सून आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल के एस्टैब्लिशमेंट के समय में। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू बाबर एट आगरा। The latter was highly impressed by Khomeini's scholarship. He was immediately granted a handsome allowance and permitted to carry on his literary activities at his leisure. तो बाबर को बहुत ही पसंद आया इनकी जो लिखावट थी, और उन्होंने तुरंत ही इनको जो है अपने कोर्ट में रख लिया, अलाउंस दिया और कहा कि आप लिखो। Khomeini accompanied the train of Babur during his military campaigns and completed the Habibus Siyar somewhere on the banks of Ganges. तो गंगा के किनारे इन्होंने जो है, गंगा के किनारे मतलब दिल्ली में, इन्होंने मतलब गैंगेटिक बैंक में इन्होंने उन्हीं एरिया में ये कहीं पे रह करके इन्होंने अपना हबीबुस सियार कंप्लीट किया। द बुक कंप्राइजेज एन इंट्रोडक्शन 3 volumes, ईच ऑफ विच इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 4 chapters एंड अ कंक्लूजन। तो बुक लिखा गया, इसमें 3 volumes हैं, हर वॉल्यूम में 4 चैप्टर्स हैं और कंक्लूजन है। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द रूल ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एक्सक्लूडिंग द तुगलक्स। तो ये दिल्ली सुल्तान के बारे में एक अकाउंट देती है, बट तुगलक्स के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। एज रिगार्ड्स द खुलासत उल अखबार, it was originally intended to carry the history of the Muslim world up to 1471 only. The author revised the scope of the book while in India and extended the account to 1528. As it finally emerged, the work comprises an introduction, 10 volumes and conclusion. तो खुलासतुल अखबार एक्चुअली में मुस्लिम वर्ल्ड 1471 तक के बारे में ही लिखना चाहते थे, लेकिन जब ये इंडिया आए तो इन्होंने इस अपनी राइटिंग को 1528 तक की मुस्लिम हिस्ट्री पर बेस करके लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 10 वॉल्यूम्स है, कंक्लूजन है। द चैप्टर्स रिलेटिंग टू गजनविड्स, घुरिड्स, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली आर कंटेन्ड इन 8 volumes, while some of the events relating to Indian condition are found mentioned in the last 2 volumes. पहले 8 वॉल्यूम्स में इन्होंने गजनविड, घुरिद और दिल्ली सुल्तान के बारे में लिखा है, बाकी 2 वॉल्यूम में इन्होंने इंडिया के कंडीशन के ऊपर भी लाइट थ्रो किया है। After the death of Babur, Khondamir was attached to the court of Humayun, for whom he wrote a treatise entitled Qanan-e-Humayuni. तो इन्होंने हुमायूं के ऊपर भी लिखा है, कानून-ए-हुमायूनी, क्योंकि बाबर के बाद ये हुमायूं के भी कोर्ट में काम कर रहे थे। इट डिस्क्राइब्स पर्टिकुलरली द एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द एम्परर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन. Khondamir was on the personal staff of Humayun
during his campaign to Malwa and Gujarat in 1534-35 when he died in the imperial camp. खुंडमीर जो है वो हुमायूं के साथ मिलिट्री कैंपेन में गए थे मालवा गुजरात के, जहाँ पर इनकी डेथ हो गई. According to his own desire expressed just before his death, Khundamir's body was brought to Delhi and buried close to the tomb of Sheikh Nizamuddin Aulia and Amir Khusro. तो खुंदमीर की चाहत थी कि उनको निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बगल में ही लिटाया जाए जब उनकी डेथ हो जाए. तो इनके डेथ के बाद इनका टॉम्ब वहीं बनाया गया. ये तो हो गए कंटेम्प्रेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्सेस.